हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आपकी प्रिपरेशन को और बढ़िया बनाने के लिए आज हम अपने महा रिवीजन सीरीज के सेशन में जो यूनिट रिवाइज करने वाले हैं वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स आपके साथ कवर हो चुके हैं और अगर किसी का कोई यूनिट मिस हो गया है तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर अप करेंगे आज हम। यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड इवन जो स्टेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, जो भी यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ पर हमारे पास एवर स्टडी क्लासेस के पास डिटेल्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज वाला कोर्स हमारा चेकआउट कर सकते हैं और पीवाईक्यूज का भी एक कोर्स है, स्पेशलाइज कोर्स है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी www.everstudy.co.in पर जाकर। बात करें आज के महा रिवीजन टॉपिक्स की, तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली सिलेबस की कवरेज रहने वाली है बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूनिट की आज के सेशन में आपके साथ। Now, what is demand? Demand is simply कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर डिफरेंट प्राइजेस पे, वेरियस प्राइजेस पे विलिंगली कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए तैयार है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम बोलते हैं डिमांड। अब जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो जो टर्म यूज की जाती है वो है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड कब होगी? जब ये सभी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाइड होंगी। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्टिव डिजायर। इफेक्टिव डिजायर होना जरूरी है टू अ कंज्यूमर। जैसे अगर आपको मर्सिडीज परचेज करनी है तो ये आपकी इफेक्टिव डिजायर है। अब उस डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास इतनी परचेजिंग पावर होनी चाहिए उसको खरीदने के लिए। ठीक है, परचेजिंग पावर के साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी। आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए पैसा खर्च करने की। और जो पर्टिकुलर मर्सिडीज आपने परचेज करनी है, जो पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी आपने परचेज करनी है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, प्राइस पे, प्लेस पे अवेलेबल होनी जरूरी है। ठीक है, तो अगर ये सभी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाइड होती हैं, दैट रेफर टू एज इफेक्टिव डिमांड। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के। सबसे पहला और सबसे जरूरी तो यही है कॉमोडिटी का खुद का प्राइस। अगर उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटीज। अब रिलेटेड कॉमोडिटीज में हमारे पास आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और आते हैं हमारे पास सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स को कॉम्पीटिंग गुड्स भी बोला जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो ज्वाइंटली यूज किए जाते हैं, जैसे कार, पेट्रोल इकट्ठे यूज किया जाएगा। ठीक है, प्रिंटर के साथ इंक भी चाहिए आपको, तो ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है जी। सो अब ये डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा? अगर कार के पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, इंक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो प्रिंटर की डिमांड कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना? सो इस तरीके से डिमांड अफेक्ट हो रही है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिमांड कर्व कैसी होगी? इनवर्स रिलेशनशिप है ना, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, तो नेगेटिवली स्लोप होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। तो आपने सभी के डिमांड कर्व्स याद रखने हैं। ऐसी सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो सब्स्टिट्यूट्स क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? आप एक गुड को दूसरे गुड की जगह यूज कर सकते हैं। जैसे अगर ऑरेंज जूस अवेलेबल नहीं है तो आप मैंगो जूस ले लीजिए। ठीक है, अगर बॉल पेन अवेलेबल नहीं है तो आप जेल पेन ले लीजिए। टी अवेलेबल नहीं है तो आप कॉफी कंज्यूम कर लीजिए। तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे डिमांड को अफेक्ट करती है? अगर टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आप कॉफी की डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है, तो इस तरीके से डिमांड अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो डिमांड कर्व यहाँ पे कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऐसे ही इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी डिमांड को अफेक्ट करेगी। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड पर्टिकुलर कॉमोडिटी की कम, सॉरी, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो डिमांड भी कम होगी। अब डिपेंड करता है कि गुड की टाइप कैसी है, नॉर्मल गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है, या फिर गिवन गुड्स है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स का रिलेशनशिप बताया हुआ है इनकम के साथ और प्राइस के साथ। इस टेबल को आपने याद रखना है। ठीक है, सिंपली नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं तो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन इंफीरियर गुड्स की कम हो जाएगी और गिवन गुड्स की भी कम हो जाएगी। राइट, ऐसे ही टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं कंज्यूमर के, वो चेंज हो रहे हैं। फैशन के अकॉर्डिंग टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। आप कल्चर अपना चेंज कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर से आप ट्रेडिशनल कल्चर पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की डिमांड भी अफेक्ट होगी। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर में प्राइजेस की क्या एक्सपेक्टेशन है कि प्राइजेस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, उससे भी हमारी डिमांड अफेक्ट करती है। पॉपुलेशन साइज अगर बढ़ रहा है तो इससे भी डिमांड अफेक्ट करेगी, है ना? पॉपुलेशन
पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, प्राइस अगर कम कर दिया तो डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही नेशनल इनकम, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर के पास क्रेडिट फैसिलिटी कितनी अवेलेबल है, सो ये सभी फैक्टर्स जो है डिमांड को अफेक्ट करते हैं। Okay, now coming to the very important law of demand analysis, that is law of demand. So ये law कहता है other things being equal, if the price of the commodity falls, quantity demanded of it will rise, and if the price of a commodity rises, its quantity demanded will decline. बहुत ही simple law है. other things being equal को ceteris paribus भी बोला जाता है. अब other things being equal का मतलब क्या हुआ कि इस लॉ में हम दो वेरिएबल्स की बात करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की, जिसमें से जो प्राइस है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी डिमांडेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि इन दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले प्राइस के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, ऐसा एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ये एजम्पशंस रहती हैं। प्राइस के अलावा और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस जो है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस जो है, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए, या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो है प्राइस को लेके, वो सब जो हमारे फैक्टर्स हैं उन्हें हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की ही बात की जाती है। सो ये लॉ कहता है कि अगर कॉमोडिटी का प्राइस फॉल कर जाता है तो उस कॉमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कॉमोडिटी का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की वो डिक्लाइन कर जाएगी। सो यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, इस लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं। ठीक है, और एवरेज रिवेन्यू कर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो ये जो हमारे पास ग्राफ और शेड्यूल है, डिमांड शेड्यूल हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन हो गया और डिमांड कर्व हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। सो ये इंडिविजुअल डिमांड की है। ठीक है, मार्केट डिमांड में क्या होगा कि एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स हो जाएगा। लेट्स सपोज कि ए कंज्यूमर है और एक बी कंज्यूमर है, इनकी जो डिमांड है उसका हम समेशन कर देंगे। ठीक है, जो लेटरल समेशन होगा और उसके बेसिस पे जो ग्राफ बनेगा वो मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है, और जो मार्केट डिमांड का कर्व होता है वो फ्लैटर होता है देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। चलिए जी, अब बात करते हैं कि जो डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है उसके रीजन क्या है। व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? तो फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड कौन से लॉ पे बेस्ड है। आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे, डिफरेंट लॉज दिए जाएंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, सो याद रखना लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कहता है कि जब एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी मार्जिन यूटिलिटी जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और मार्जिन यूटिलिटी अगर उस कमोडिटी की कम हो रही है तो कंज्यूमर जो है ज्यादा पे करने के लिए तैयार नहीं होगा उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू पे मोर प्राइस फॉर द कमोडिटी एंड अल्टीमेटली डिमांड जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिक्लाइन कर जाएगी। तो आ गया ना नेगेटिव रिलेशनशिप, और इससे हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है कि कंज्यूमर की रियल इनकम में चेंज आना, परचेजिंग पावर में चेंज आना। अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो क्या होगा? कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी, कम उसके पास ज्यादा पैसे बच जाएंगे ना। ठीक है, और अल्टीमेटली परचेजिंग पावर भी ज्यादा हो जाएगी और डिमांड भी क्या होगी? इस कमोडिटी की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप है, दैट इज व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज कर जाता है और सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस सेम है तो कंज्यूमर क्या करेगा? उस पर्टिकुलर कमोडिटी को ही परचेज करेगा ना, रादर देन इट सब्सटीट्यूट। अगर टी के प्राइसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, तो कंज्यूमर और यूजुअली टी ही परचेज करता था, तो क्या करेगा कंज्यूमर? टी की डिमांड को बढ़ा देगा ना। और कॉफी की प्राइसेस में कोई फर्क नहीं आया तो उसके सब्सटीट्यूट को नहीं परचेज करेगा। तो आ गया ना नेगेटिव रिलेशनशिप, अगेन डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस में क्या है कि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस देन अगर कंज्यूमर रिस्ट्रिक्ट कर देता है इट्स यूजेस, मतलब कि अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा? उस पर्टिकुलर कमोडिटी के यूजेस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, डिमांड उसकी कम कर देगा। अगर मिल्क बहुत ज्यादा महंगा हो गया है तो वो क्या करेगा? मिल्क कम कंज्यूम करेगा और उसके जहां वो डिफरेंट यूजेस में उसको लेके आ रहा था अब उसको उसके यूजेस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा सिचुएशन है। देन वी हैव साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अगर कमोडिटी का प्राइस फॉल कर जाता है तो बहुत सारे कंज्यूमर्स उस पर्टिकुलर कमोडिटी को पहले जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे हाई प्राइसेस होने की वजह से, अब क्या करेंगे? वो उसे ज्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे। तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप भी हमारे डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग में लेके आते हैं। सो दीज वर द रीजंस व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड।
चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस की। लॉ ऑफ डिमांड तो सिंपली कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस कहती हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब वो कौन सी एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड की, उनकी बात अब हम करते हैं। सबसे पहले है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स नेम आफ्टर द इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट गिफिन। अब आपको कंफ्यूजन होती है कि गिफिन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, गिफिन गुड्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होनी जरूरी है। सबसे पहले वो तो हाईली इंफीरियर गुड्स होने जरूरी है, ठीक है, उन गुड्स के सब्सटीट्यूट्स ज्यादा नहीं होते हैं, लैक ऑफ सब्सटीट्यूट्स आर देयर, एंड द गिफिन गुड्स ऑक्यूपाई अ सब्सटेंशियल प्लेस इन द कंज्यूमर्स बजट। कैसे? कैसे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है यहाँ पे, यानी कि गिफिन गुड्स की प्राइस में और गिफिन गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड में। देखिए, अगर मार्केट में गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम जो है वो कांस्टेंट है, सेम है, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, अब अपना पुअर पीपल क्या करेगा, जो सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंजम्पशन को वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, उनकी कंजम्पशन को कम कर देगा और गिफिन गुड्स की डिमांड को बढ़ा देगा। तो ज्यादा प्राइस होने पे भी गिफिन गुड्स ज्यादा डिमांड किए जा रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, राइट। नेक्स्ट है वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स कौन से होते हैं? जो हाई क्वालिटी गुड्स होते हैं, हाई प्रेस्टीज वैल्यू वाले गुड्स होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं, स्टेटस सिंबल वाले गुड्स होते हैं। अब इन ऐसे गुड्स के प्राइसेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है ना, तो ज्यादा प्राइस होने पे भी आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। स्नोब इफेक्ट हम इसमें पढ़ते हैं। स्नोब इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब आप सोशली एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस अपना बनाने के लिए, ठीक है ना, हाई प्रेस्टीज वैल्यू वाले गुड्स जब आप कंज्यूम करते हैं, अब हाई प्रेस्टीज वैल्यू वाले गुड्स उनके प्राइसेस भी ज्यादा होंगे, है ना। हायर द प्राइस ऑफ डायमंड्स, हायर द प्रेस्टीज वैल्यू एंड हायर इज द डिमांड। तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, तो अगेन एक्सेप्शन बन गई लॉ ऑफ डिमांड की। देन वी हैव प्राइस इल्यूजन्स। प्राइस इल्यूजन्स का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को लगता है कि अगर एक गुड का प्राइस ज्यादा है तो वो बेटर क्वालिटी का होगा, तो वो उसको पर्टिकुलर कॉमोडिटी को परचेज करेगा। अब दो तरह के ब्रांड उसके पास अवेलेबल है, ए और बी, ठीक है, तो बी ब्रांड के प्राइसेस ज्यादा हैं, तो उसे लग रहा है कि बी ब्रांड ज्यादा बढ़िया होगा, ज्यादा क्वालिटी का होगा, तो वो उसे खरीद लेते हैं, तो ज्यादा प्राइस पे भी वो उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो अगेन एक्सेप्शन आ गई लॉ ऑफ डिमांड की। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंड वैगन इफेक्ट। तो इसमें क्या है कि आप ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है ना, सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है, जब आप लोगों के हैबिट्स को आप अडॉप्ट करते हो कि दूसरे जो परचेज कर रहे हैं मुझे भी वही परचेज करना है, दूसरे जो कंज्यूम कर रहे हैं मुझे भी वही कंज्यूम करना है। जैसे अगर मेरे फ्रेंड ने आईफोन 14 परचेज किया तो मुझे भी आईफोन 14 परचेज करना है, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, आप यू आर रेफरिंग द अदर पीपल, यू आर अडॉप्टिंग द अदर पीपल, ट्रेंड्स ऑफ द अदर पीपल, तो इसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। इवन चाहे उसका प्राइस ज्यादा क्यों ना हो, ठीक है ना, तो ज्यादा प्राइस पे अगेन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है। देन इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस में क्या होता है कि कंज्यूमर हाई प्राइस को इग्नोर करके चलते हैं, इसे हम इग्नोरेंस इफेक्ट लेके चलते हैं। जब कंज्यूमर इज नॉट अवेयर अबाउट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अदर प्लेसेस, है ना, जब कंज्यूमर अवेयर नहीं है कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस अदर प्लेसेस पे क्या चल रहा है, बस ज्यादा प्राइस पे उसने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, अगेन कैसा रिलेशनशिप आ गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया, अगेन इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। सिचुएशन ऑफ क्राइसिस में बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम लेके चलते हैं कोविड का। कोविड के टाइम पे क्या हो गया, आपका बाहर आना जाना बंद हो गया, तो आपने क्या किया, आपने स्टॉक करके रख लिया प्रोडक्ट्स को, कमोडिटीज को, है ना, चाहे उसके प्राइसेस ज्यादा क्यों ना थे। तो अगेन आपने क्या किया, ज्यादा प्राइसेस पे प्रोडक्ट खरीद लिया उस टाइम के लिए, लार्जर क्वांटिटी में परचेज कर लिया, तो दिस बिकम्स एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। देन फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। सो जब कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे उस कमोडिटी के, तो क्या कर रहा है वो, अभी ज्यादा प्राइसेस पे कमोडिटी परचेज करने को तैयार है। अगर उसे लग रहा है कि फ्यूचर में कमोडिटी के प्राइस कम हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, अपनी पोस्टपोन कर रहा है फ्यूचर के लिए अपनी परचेजेस को, तो अगेन अगेन दिस बिकम्स एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। देन स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स में क्या होता है, स्पेकुलेटिव मार्केट क्या कहती है, मोर विल बी डिमांडेड व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग एंड लेस विल बी डिमांडिंग व्हेन द प्राइसेस डिक्लाइन। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें हमारे पास आता है स्टॉक्स एंड शेयर्स का। आप इंक्रीजिंग ट्रेंड में चलते हैं, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आप शेयर्स परचेज कर लेते हैं, राइट। देन वी हैव हैबिचुअल गुड्स। अगर आप पर्टिकुलर कॉमोडिटी के हैबिचुअल हो चुके हैं, जैसे सिगरेट, तंबाकू, ठीक है, अल्कोहल, और उनके प्राइसेस ज्यादा है, फिर भी आप यू आर हैबिटेड ऑफ दैट, तो आप उसको ज्यादा प्राइस पे भी कंज्यूम करेंगे। और एक और हमारे पास इसमें एक्सेप्शन आता है, नेसेसिटी गुड्स जो होती है। नेसेसिटी गुड्स भी हमारी एक्सेप्शंस में ही आती है। अब मेडिसिन के प्राइसेस जितने मर्जी ज्यादा क्यों है, ज्यादा क्यों ना हो, अगर आपका हेल्थ इशू ऐसा है कि उस मेडिसिन के बिना आपका काम नहीं चल रहा, फिर आपको उसकी डिमांड क्रिएट करनी ही पड़ेगी, तो ज्यादा प्राइस पे भी आप उसके कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगेन दिस बिकम्स एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड।
सो लॉ ऑफ डिमांड के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव फेनोमेना है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड सिंपली हमें ये बताता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कैसा चेंज देखने को मिलेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो यानी कि सिर्फ डायरेक्शन बताता है हमें कि चेंज कैसा देखने को मिलेगा, इसीलिए वो क्वालिटेटिव फेनोमेना है। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें साथ ही डायरेक्शन के साथ साथ ये भी बताता है कि डिमांड कितने से चेंज होगी। ठीक है ना? तो इसलिए इसे क्वांटिटेटिव फेनोमेना बोला जाता है कि डिमांड कितने से रिस्पॉन्ड करेगी, कितना चेंज देखने को मिलेगा, उसे मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था। और जो इलास्टिसिटी है वो यूनिट फ्री मेजर होती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम थ्री डिफरेंट बेसिस पे मेजर करते हैं। जैसे कॉमोडिटी के प्राइस के बेसिस पे, जिसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। कंज्यूमर की इनकम में अगर चेंज आ रहा है उसके बेसिस पे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। रिलेटेड कॉमोडिटीज के प्राइस में अगर चेंज देखने को मिलता है उसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। सो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर के बेसिस पे हम ये थ्री डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे अब। चलिए पहले बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सिंपली कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज हो रही है, कितनी सेंसिटिव है। और इसे मेजर कैसे किया जाता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बात करें इसके डिग्रीज की, सो इन टोटल 5 डिग्रीज है हमारे पास। जितनी भी इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड है ना, उन सब में डिग्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके कॉफिशिएंट आपको पता होने जरूरी है। और डिमांड कर्व की शेप कैसी होगी वो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, सो फर्स्ट डिग्री है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कहता है कि एट अ गिवन प्राइस जो डिमांड में चेंज है वो कैसा है? इनफाइनाइट। और अगर जरा सा भी प्राइस में चेंज आ जाता है, स्लाइटली सा भी अगर चेंज आ जाता है, तो डिमांड जो है वो हमारी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो एट अ गिवन प्राइस, ये देखिए एट अ गिवन प्राइस डिमांड कैसी है? हमारी इनफाइनाइट है। तो कॉफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? इनफाइनाइट होगा। शेप कैसी है? हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और ऐसा जो है कौन सी मार्केट में प्रिवेल करता है? ये मेनली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्रिवेल करता है ऐसा, कि एट अ गिवन प्राइस जो है हमारी डिमांड इनफाइनाइट है। नेक्स्ट डिग्री है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कहता है कि प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए, डिमांड में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स देखिए, या फिर कोई ऑपरेशन है, कोई इंपॉर्टेंट सर्जरी है जिसको आप नहीं टाल सकते हैं, आपको अवेल करना ही करना है। डॉक्टर जितना मर्जी प्राइस उसका डिमांड कर रहा है, ठीक है, जितना मर्जी डिमांड कर रहा है, लेकिन आपको जो है वो अवेल करना ही करना है। तो जितने मर्जी प्राइस पे, प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए, डिमांड जो है इट रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पे देखिए कैसी शेप देखने को मिल रही है? वर्टिकल पैरेलल टू द वाई एक्सिस। कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर? जीरो। देन यूनिटरी इलास्टिक। सो यूनिटरी इलास्टिक सेज कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व होता है हमारे पास, कोफिशिएंट होगा इक्वल टू 1। देन कम्स द इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और डिमांड कर्व कैसा होगा? स्टीपर होगा। ठीक है जी। और इलास्टिक कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यहाँ पर देखिए आपको डिमांड कर्व कैसा देखने को मिल रहा है? फ्लैटर देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये देखिए लंबी लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में आपसे इनमें से कोई भी फैक्टर पूछा जा सकता है और आपको बताना बताना पड़ सकता है कि वो इलास्टिक डिमांड है या उसकी इन इलास्टिक डिमांड है। कैसे पूछा जा सकता है? अब जैसे आपको पूछा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर गुड के बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और अगर क्लोज सब्सटीट्यूट्स बहुत सारे अवेलेबल है तो डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएगा दूसरे सब्सटीट्यूट पर। जैसे टी, कॉफी, मैगी, yippee, कोला, पेप्सी, तो बहुत सारे अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। और अगर सब्सटीट्यूट ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो इन इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है ना? ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम स्पेंड। अगर कंज्यूमर की लार्ज पोर्शन किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी पे स्पेंड कर रहा है तो उसकी डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक होगी। और अगर लेस प्रोपोर्शन उसकी इनकम का स्पेंड हो रहा है पर्टिकुलर कॉमोडिटी पे तो उसकी इन इलास्टिक डिमांड होगी। ऐसे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं आपको। ठीक है ना? तो आपको एग्जांपल के बेसिस पे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड जो है इस पर्टिकुलर फैक्टर के बेसिस पे वो क्या होगी। ऐसे ही जैसे बात करते हैं हैबिट ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की कोई हैबिट है,
ठीक है, नहीं है, अगर कोई हैबिट नहीं है तो डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। अगर हैबिट है, जैसे उसको अल्कोहल की, तंबाकू की, सिगरेट की हैबिट पड़ी हुई है, तो डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक होगी। ठीक है, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कॉमोडिटी, अगर एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के मल्टीपल यूजेस हैं तो डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। और अगर उसके सिंगल पर्पस है या फ्यू यूजेस है तो डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिस्ट जो है एक बार पढ़ सकते हैं अपने आप से, एग्जाम्पल के बेसिस पे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैसी होगी। चलिए जी, नेक्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपली सेज कि कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज कर रही है, वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे मेजर करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। यहाँ पे इनकम को हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, बस पी को रिप्लेस हमने कर दिया वाई से। अब 3 डिग्रीज है हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। Now the positive income elasticity further classified into three coefficients equal to 1, greater than 1 और less than 1। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब हो गया कि जीरो से अबव वाली जो वैल्यू होंगी, तो जीरो से अबव वाली वैल्यूज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो सकती है। अब इसे भी फर्दर हमने क्लासिफाई किया हुआ है। देखो, अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 जो है वो कौन से केस में होगी, लग्जरी गुड्स के केस में, और लेस देन 1 है वो कौन से केस में होगी, हमारी नॉर्मल गुड्स के केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर लग्जरी गुड्स है ना तो उसकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी होगी, पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1। और नॉर्मल गुड्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो पॉजिटिव होगी बट लेस देन 1 होगी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ कि इनकम के चेंज होने से, इनकम अगर बढ़ रही है हमारी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और अगर इनकम हमारी कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो ऐसे कौन से केसेस में होता है, हमारा इंफीरियर गुड्स के केसेस में होता है। पॉजिटिव का तो सिंपली ये मतलब हो गया ना कि इनकम भी बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। और ऐसा कौन से केसेस में होता है, इंफीरियर गुड्स के केसेस में। और कॉफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर हमारा, लेस देन जीरो होगा। देन कम्स द जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी हमारी वही नेसेसिटी गुड्स के केसेस में होती है, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है, इनकम जितनी मर्जी से चेंज कर जाए हमारी। ठीक है, सो डिमांड यहाँ पे कैसी रहेगी हमारी, पैरेलल रहेगी, वर्टिकल पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और कॉफिशिएंट क्या होगा, इक्वल टू जीरो। ओके, देन कम्स द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने पर डिमांड कितने से चेंज कर रही है उसे मेजर करता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला क्या रहता है, डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। मतलब कि एक्स और वाई दो कॉमोडिटीज हैं यहाँ पर, और ये रिलेटेड कॉमोडिटीज हैं, ये सब्स्टिट्यूट भी हो सकती है एक दूसरे की, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है। सो एक गुड के प्राइस में चेंज आने से उसके सब्स्टिट्यूट या उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड पर क्या अफेक्ट हो रहा है उसकी डिमांड पर, उसे हम बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर भी हमारे पास 3 डिग्रीज देखने को मिलती हैं। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है, मतलब यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी एंड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटीज एंड द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी, कैसा रिलेशन है उनके बीच में, डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। देखिए आप ग्राफ में भी यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। सो जब गुड्स सब्स्टिट्यूट नेचर के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स जब होते हैं, तो ऐसे केस में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। और फर्दर इसके कॉफिशिएंट कोई भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है डिमांड के अंदर। नेक्स्ट कम नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। सो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर इन्वर्स रिलेशनशिप है तो वो कैसी इलास्टिसिटी होगी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होगी। एग्जाम्पल दिए कार एंड पेट्रोल। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या होता है, लेस देन जीरो होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, व्हेन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड तो कांस्टेंट ही रहेगी हमारी, इक्वल टू जीरो कॉफिशिएंट होगा। सो ये है हमारा जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, तो ऐसे केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी। यानी कि आपके पास टी के दो ब्रांड्स हैं, एक ब्रांड ए है और एक ब्रांड बी है। ठीक है, ब्रांड ए के प्राइसेस बढ़ गए तो आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे तरीके से अपनी जो डिमांड है वो शिफ्ट कर दोगे ब्रांड बी पे। ठीक है, कहाँ आप वाघ बकरी खरीदते थे, वाघ बकरी ने अपने प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, तो अब आप टाटा टी परचेज करना शुरू कर दिया आपने।
ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज कि आपको इनफाइनाइट चेंज देखने को मिलेगा। सो आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन देम विल बी इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू, अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। इस बार इतने इजी क्वेश्चंस, इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, तो गलती के कोई चांसेस बनते ही नहीं थे। मतलब अगर कोई यूनिट आपका ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो इकोनॉमिक्स आपको वहां पर एडवांटेज दिलवा सकती थी आपकी स्कोरिंग में, राइट। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? देखिए हम चार तरह की इलास्टिसिटी मेजर पढ़ते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है। तो रिलेटेड गुड्स के अगर प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंट जो रिलेटेड गुड है, अदर गुड है, उसकी डिमांड में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या कितने से चेंज हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है वो यही बात बोल रहा है कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द अनदर गुड। यानी कि दो गुड्स हैं हमारे पास, गुड ए और गुड बी, या तो वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं या फिर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो चाहे सब्स्टिट्यूट है चाहे कॉम्प्लीमेंट्री है, रिलेटेड तो है किसी ना किसी तरीके से। तो गुड ए के अगर प्राइजेस में चेंजेस आ रहे हैं तो गुड बी की कॉमोडिटी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसकी डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वो हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अगेन, और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर ही है। आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है दो गुड्स की, -0.8, प्राइस ऑफ गुड बी राइजेस बाय 20% बोला गया है, और आपको बताना है कि जो ए है, प्रोडक्ट ए जो है, उसकी डिमांड कितने से चेंज होगी। सो क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है -0.8। फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड of good A divided by percentage change in price of good B, right? So -0.8, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए हमने निकालना है, और बी का प्राइस कितने से चेंज हो रहा है? 20% से चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे? -0.8 इंटू 20% इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए। सो क्या कितना आया हमारे पास? ये 16%, -16%। सो -16% आपको ऑप्शन 1 में गिवन है। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Now, after demand analysis, we have another important topic, that is utility analysis. So, the concept of utility was originally introduced by Brogan and Taylor and further developed by Cronbridge and Glasser. This is the factual information, right? अब बात करते हैं utility के meaning की. So, utility simply कि एक particular commodity में कितनी power है आपके want को satisfy करने की. Like if you are hungry and you consumed a burger, तो उस burger से आपकी hunger, आपके जो want है वो किस extent तक satisfy हुई है, that refer to as utility. राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सो सबसे पहले यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव नेचर का, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, बिकॉज पर्सनल जजमेंट, पर्सनल डिजायर पे डिपेंड करता है, जो कंज्यूमर की इंटरनल डिजायर है उस पर डिपेंड करता है। तो यूटिलिटी जो है वो इंटरनली होता है, एक्सटर्नल कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपने एक बर्गर कंज्यूम किया तो यू आर सेटिस्फाइड, बट आपके फ्रेंड ने 2 बर्गर कंज्यूम हुए तो जाके वो सेटिस्फाई हुए, ठीक। नेक्स्ट, इट इज रिलेटिव एंड वेरिएबल, बिल्कुल पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम पीरियड, टाइम प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। नेक्स्ट, इट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, आप इसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते हैं, आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, ठीक है। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस एंड मोरालिटी। लाइक तंबाकू जो है कंज्यूम करना अच्छी बात नहीं है, मॉरल नहीं है, बट आपको वो सेटिस्फाई करता है, आपकी नीड को वो सेटिस्फाई करता है, तो इट इज अगेन डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस एंड मोरालिटी। नेक्स्ट, इट इज यूटिलिटी जो है, और यूटिलिटी एंड प्लेजर आर अनरिलेटेड। जैसे इंजेक्शन अगर आपको लगा तो वो फिजिकल पेन आपको देगा, है ना, तो लेकिन आपके लिए अच्छा था, आपकी प्रॉब्लम, आपके हेल्थ इश्यू को सॉल्व कर रहा था, तो यूटिलिटी एंड प्लेजर आर अनरिलेटेड। एंड नेक्स्ट, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड, वो तो अभी हमने डिस्कस किया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी फॉर्म्स द बेस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, राइट। देन कम्स द टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी नाम से ही क्लियर होता है कि पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने पर जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल रही है वो क्या होगी? टोटल यूटिलिटी होगी। और मार्जिन यूटिलिटी क्या है? कि कमोडिटी की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है, वो होगी मार्जिन यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है हमारा साइड बाय साइड चलता है। अब जैसे देखिए, एक का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन कितनी डिराइव हो रही है? 25। देन एक का फिर सेकंड यूनिट कंज्यूम
कंज्यूम किया तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन कितनी होगी, 40 होगी। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन और बढ़ गई, कितनी होगी, 50 होगी। लेकिन जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट होगा हमारा, टी क्यू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्यू एन माइनस 1, यानी कि अब देखिए फर्स्ट यूनिट पर मार्जिन यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी हमारी, 25 माइनस जीरो, इससे पहले तो कोई भी यूटिलिटी नहीं है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीरो। सो मार्जिन यूटिलिटी है 25। देन सेकंड एक यूनिट कंज्यूम किया एक का, तो कैसे कैलकुलेट होगा, 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो कितनी आई मार्जिन यूटिलिटी, 15। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया एक का, टोटल यूटिलिटी है 50, मार्जिन यूटिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, 10 आ गई। ठीक है, सो आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है इट इज द समेशन ऑफ मार्जिन यूटिलिटीज। देखिए यहाँ पे 25 प्लस 15 प्लस 10 कितना आया, 50। ठीक है ना, तो थर्ड 3 यूनिट्स जब एक के कंज्यूम किए तो टोटल यूटिलिटी 50 है, और मार्जिन यूटिलिटी देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है, उस पर 10 आ रही है। ठीक है, और पॉजिटिव मार्जिन यूटिलिटी का मतलब क्या है कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जो टोटल यूटिलिटी है वो अगर इंक्रीज कर रही है तो उसे पॉजिटिव मार्जिन यूटिलिटी बोलेंगे। और नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी का मतलब क्या है कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर अगर टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज कर रही है तो वो क्या होगा, नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी। नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। यहाँ पर टेबुलर प्रेजेंटेशन है और ये हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, दोनों के बेसिस पे आप इस रिलेशनशिप को देखिए। सो देखिए मार्जिन यूटिलिटी जो है इट गोज ऑन डिमिनिशिंग व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जैसे जैसे कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कमोडिटी के ज्यादा ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है तो मार्जिन यूटिलिटी जो है इट गोज ऑन डिमिनिशिंग। आप यहाँ पर देख रहे हैं पहले 20, फिर 16, फिर 10 9। लेकिन जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज कर रही है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, है ना, 16 से बड़ी, फिर 10 से बड़ी, फिर 4 से बड़ी। ये फर्स्ट रिलेशन है। और ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट रिलेशनशिप है कि जब मार्जिन यूटिलिटी हमारा जीरो हो जाता है उस टाइम पे जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारी मैक्सिमम होती है, और इसे हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं और पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी बोलते हैं। ठीक है जी। और मार्जिन यूटिलिटी जब हमारी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पर हमारी डिमिनिश करना शुरू कर देती है, एंड दिस इज द एरिया ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, या बोल सकते हैं नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने पढ़ा ना पॉजिटिव मार्जिन यूटिलिटी और नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी के बारे में। सो ये जो थर्ड रिलेशनशिप है यही हमें बता रही है नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी के बारे में। जब मार्जिन यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। चलिए जी अब बात करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस के अप्रोचेस की या थ्योरीज की। सो दो अप्रोचेस हैं हमारे पास, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच कहता है कि यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हैं क्वांटिफाइबल टर्म्स में, आप उसे मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच हमें कहता है कि यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज जो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन है वो साइकोलॉजिकल फेनोमिना है। ठीक है, सो कार्डिनल अप्रोच कहते हैं यूटिलिटी इज मेजर्ड बेस्ड ऑन यूटिल्स, लेकिन जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो कहते हैं यूटिलिटी को आप रैंक कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सेटिस्फेक्शन। इसीलिए कार्डिनल अप्रोच को लेस रियलिस्टिक बोला गया और ऑर्डिनल अप्रोच को मोर रियलिस्टिक बोला गया। कार्डिनल अप्रोच के इकोनॉमिस्ट जो एसोसिएटेड है वो एल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल अप्रोच के इकोनॉमिस्ट है हिक्स एंड एलन। कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम दो बेसिक थ्योरीज लॉज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। सो ये जो दो लॉज हैं वो कार्डिनल अप्रोच के अंडर आते हैं, और इनडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो हमारी ऑर्डिनल अप्रोच के अंडर आती है। चलिए जी अब ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इट इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इन सिंपल वर्ड्स इंडिफरेंस कर्व क्या है? दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देता है जहां पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है गुड्स कंज्यूम करने पे, है ना। दो गुड्स कंज्यूम करने पे वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कौन से हैं जहां पे कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा है, उस उन पॉइंट्स के लोकस को इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है एप्पल और ऑरेंजेस, दो कॉमोडिटीज ली हुई है, इसमें हम दो कॉमोडिटीज की ही बात करते हैं, ये एज्यूम किया जाता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। ठीक है, तो दो कॉमोडिटीज एप्पल और ऑरेंजेस ले लिया और उसके चार कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी। सो इन सभी कॉम्बिनेशन पे, इन सभी पॉइंट्स पे कंज्यूमर जो है उसे सेम इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जितना सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशन ए में है उतना ही सेटिस्फेक्शन बी में है, उतना ही सी में, उतना ही डी में। ठीक है, एप्पल का 1 यूनिट, ऑरेंज के 10 यूनिट्स, गिविंग द सेम सेटिस्फेक्शन एज इन कॉम्बिनेशन बी सी एंड डी। ठीक है, सो दिस टेबुलर प्रेजेंटेशन ये तो हो गया इंडिफरेंस शेड्यूल, और ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, assumptions की बात करते हैं तो कंज्यूमर इज ऑलवेज रैशनल, ये assume किया जाता है। नॉन सेटाइटी वाला पॉइंट आता है, कंज्यूमर हैज नॉट रीच द पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ये assume किया जाता है, ही वांट्स मोर एंड मोर गुड्स। ठीक है, यूटिलिटी यहाँ पे साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, सब्जेक्टिव है। ऑर्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, अनक्वांटिफाइबल है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
यानी कि ये जो स्लोप है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की, दिस इज द मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. नाउ व्हाट इज मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? इट इज अ रेट एट विच द कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू फॉरगो अ स्पेसिफिक क्वांटिटी फॉर वन गुड फॉर मोर यूनिट्स ऑफ अदर गुड. यानी कि ऑरेंजेस के, एप्पल के ज्यादा यूनिट्स आपको कंज्यूम करने के लिए ऑरेंजेस के कितने यूनिट्स आपको सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, उस रेट को मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोला जाता है. सो सिंपली आप इसे कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. ठीक है, y यूनिट को आपने कितना सेक्रीफाइस किया, x यूनिट को, x यूनिट के, x कमोडिटी के यूनिट्स को और कंज्यूम करने के लिए, इस रेट को, इसे अगर आप निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द स्लोप ऑफ आईसी कर्व. ठीक है, सो मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द स्लोप ऑफ द आईसी कर्व एंड इट शोज द डिक्रीजिंग ट्रेंड. ये आपको याद रखना है, डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है. दैट इज वाई जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है. राइट, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? एक टर्म और आती है इंडिफरेंस मैप. इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट और फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व. यानी कि अगर एक ही ग्राफ पे आप डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट प्रेजेंट करेंगे, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे, तो उसे इंडिफरेंस मैप बोला जाता है. नाउ कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी फ्रीक्वेंटली इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, so टिप्स पे होनी चाहिए ये सभी प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसका रीजन है लॉ ऑफ मोनोटोनिक कंज्यूमर प्रेफरेंस. ये लॉ क्या कहता है कि एक रैशनल कंज्यूमर जो है ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ गुड एज इट ऑफर्स कंज्यूमर्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. कॉन्वेक्स टू द रीजन होता है, इसका रीजन है डिमिनिशिंग नेचर ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं, दो इंडिफरेंस कर्व जो हैं दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. और जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते. इट डज नॉट टच आइदर ऑफ द एक्सिस. इंडिफरेंस कर्व जो है वो आइदर ऑफ एक्सिस को नहीं टच करते, क्योंकि अगर वो किसी भी एक एक्सिस को टच करेंगे, एक्स को या वाई को, तो ये माना जाएगा कि कंज्यूमर जो है एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है. जबकि हमारी एजम्पशन जो है इंडिफरेंस कर्व की वो क्या है, दो गुड्स पे एप्लीकेबल होती है, यानी कि कंज्यूमर दो गुड्स जो है कंज्यूम कर रहा है, ऐसा एज्यूम किया जाता है. हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि हाउ मच हायर कैन नॉट बी इंडिकेटेड. कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो नहीं बताता, क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच है ना, हम सिर्फ रैंकिंग करते हैं यहाँ पे. देन दो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन प्रॉपर्टी की. देखिए, जब दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, तो इंडिफरेंस कर्व हमारी स्ट्रेट लाइन होती है. वैसे तो हमने कहा कि जो इंडिफरेंस कर्व है हमारा जनरली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, लेकिन दो एक्सट्रीम सिचुएशंस है. अगर दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है तो इंडिफरेंस कर्व कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी. यहाँ पर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होगा. और अगर दो गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, यहाँ पर राइट एंगल होगा, एल शेप का होगा. ठीक है जी. चलिए, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच में एक और कंसेप्ट आता है बजट लाइन का. व्हाट इज बजट लाइन? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बंडल ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय विद इन द गिवन बजट. सो यहाँ पे आपके पास कंज्यूमर के पास जितना बजट अवेलेबल है, उस बजट के अकॉर्डिंग आप दो गुड्स किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हो, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बजट लाइन बोला जाता है. ये देखिए, ये आपका बजट लाइन है. ठीक है, दो गुड्स है एक्स और वाई. ठीक है, इन दो गुड्स को आप अपने विद इन द गिवन बजट कैसे कंज्यूम कर रहे हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन को बजट लाइन बोला जाता है. और बजट लाइन को प्राइस लाइन, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन, बजट कंस्ट्रेंट लाइन, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन भी बोला जाता है. दीज आर द ऑल्टरनेट नेम्स ऑफ द बजट लाइन. राइट, एंड दिस इज द बजट इक्वेशन. बजट इक्वेशन कहती है जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द मनी इनकम. Right, then the next term is the budget set. Budget set refers to all the combinations in the positive quadrant. Positive quadrant यानी कि बजट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऑन द बजट लाइन जितने भी पॉइंट्स हैं, बजट लाइन के बिलो जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द बजट सेट. राइट, इसके अलावा हमारे पास बजट लाइन में कुछ अजम्पशंस हैं, वही कि दो कमोडिटीज की बात की जाती है यहाँ पर. इनकम ऑफ द कंज्यूमर गिवन है, कांस्टेंट है, मार्केट प्राइस भी गिवन होता है, और एक्सपेंडिचर जो है इट शुड बी इक्वल टू द इनकम. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है यहाँ पे कि एक्सपेंडिचर जो है इट शुड बी इक्वल टू द इनकम होनी जरूरी है. Now there is one more important concept related to the budget line, that is shift in the budget line or rotation in the budget line. So if the income of the consumer changes, then budget line shifts parallelly, that is the location of the new budget line is parallel to the initial one. And if the relative price of the commodities changes, then budget line rotates, that is it shifts but not parallelly. Right? नाउ बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई किया जाता है. कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? सबसे पहला तो कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, और जहां पे टेंजेंसी है उस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व? ये भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में भी पूछ लिया गया आपसे ये क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज करेक्ट है इंडिफरेंस कर्व की। सो पहली प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट, बिल्कुल ठीक है। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला गया इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन, ये गलत है। इंडिफरेंस कर्व तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, है ना। तो सी हमारा करेक्ट है, ए करेक्ट है। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बट कैन बी टेंजेंट टू ईच अदर, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। बिकॉज ये देखिए, ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व्स हैं बहुत सारे, तो हर इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें बताता है। एक इंडिफरेंस कर्व पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, वो तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, बट हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, यानी कि डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को डिपिक्ट करते हैं। सो यहाँ पर ई स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो ए और सी और ई करेक्ट है, बाकी हमारी गलत है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। लिस्ट वन में आपको कुछ टर्म्स गिवन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन और बजट लाइन। और लिस्ट टू में इन सभी टर्म्स की डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है, सो करेक्ट मैचिंग आपको यहाँ पर बतानी है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या कहती है? जैसे जैसे आप एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल करना शुरू कर देती है। सो ए जो है हमारा 1 के साथ मैच करेगा, इसकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन ये। कंज्यूमर सरप्लस क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, ठीक है, विलिंगनेस टू पे और माइनस एक्चुअली में जो वो पे कर रहा है उसका जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस होगा। सो बी हमारा मैच करेगा 3 के साथ। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि किस रेट पे कंज्यूमर जो है इज विलिंग टू गिव अप गुड एक्स को गिव अप करने के लिए तैयार है गुड वाई के लिए, ताकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमारा कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मेजर करने का तरीका है इंडिफरेंस कर्व के अंदर। तो एमआरएस हमारा मैच करेगा, सी हमारा मैच करेगा 2 के साथ, और डी हमारा बजट लाइन, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंज्यूमर कैन बाय विद अ गिवन इनकम एंड गिवन प्राइजेस। सो ये डिफाइन कर रहा है हमारी बजट लाइन को। सो डी हमारा मैच करेगा 4 के साथ। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट मैचिंग जो है हमें ऑप्शन नंबर 3 से मिल रही है। ए विद 1, बी विद 3, सी विद 2 एंड डी विद 4। चलिए जी, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर ऑर्डिनल स्कूल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस? सो आपको यहाँ पर बताना है कि ऑर्डिनल स्कूल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। सो दो तरीके की अप्रोचेस पढ़ी जाती हैं, एक होता है हमारे पास कार्डिनल अप्रोच एंड द सेकंड इज द ऑर्डिनल अप्रोच। दो अप्रोचेस होती हैं। कार्डिनल अप्रोच कहती है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यानी कि यूटिलिटी को मेजर करके आप न्यूमेरिक टर्म्स में बता सकते हैं, तो वो कार्डिनल अप्रोच है। जैसे मैंने बोला कि बर्गर से मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, पिज्जा से मुझे 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो ऐसा कार्डिनल अप्रोच कहता है। बट ऑन द अदर साइड ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो कहती है कि आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हो, आप उसे मेजर नहीं कर सकते, आप उसकी रैंकिंग कर सकते हैं, आप अपने प्रेफरेंसेस बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि ठीक है, बर्गर मुझे ज्यादा पसंद है पिज्जा से, इस तरीके से बता सकते हैं, लेकिन आप उसे एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर ऑर्डिनल स्कूल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को सपोर्ट नहीं कर रही है। सो पहला है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कैन बी प्लॉटेड ऑन द इंडिफरेंस कर्व। बिल्कुल, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, थियोरी या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमारी ऑर्डिनल अप्रोच के अंडर आती है। नेक्स्ट इज रैंकिंग ऑफ यूटिलिटीज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल हम यहाँ पर रैंकिंग ही कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटीज इंपॉर्टेंट नहीं जी, ये तो कार्डिनल का के अंदर आता है। मैग्नीट्यूड यानी कि बर्गर से मुझे 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, पिज्जा से मुझे 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो मैग्नीट्यूड तो कार्डिनल में पॉसिबल, कार्डिनल यूटिलिटी में पॉसिबल है इसका। यूटिलिटी इज नॉट एडिटिव, तो ऑर्डिनल के अंदर यूटिलिटी तो एडिटिव नहीं है। अगर मैं बोलती यूटिलिटी इज एडिटिव तो वो कार्डिनल के अंदर चली जाती। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन, नहीं, मैं तो रैंकिंग कर सकती हूँ, प्रेफरेंस बता सकती हूँ। ठीक है, आप मेजर नहीं कर सकते, न्यूमेरिक टर्म्स में उसको नहीं बता सकते हो। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 3।
Next question, arrange the following steps in the correct logical sequence to explain how indifference curves are derived. तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स गिवन है, उन्हें आपको करेक्टली लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है कि इंडिफरेंस कर्व जो है हमें कैसे डिराइव किए जाएंगे, यानी कि कैसे मिलेंगे. सबसे पहले क्या होता है इंडिफरेंस कर्व के लिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपनी प्रेफरेंसेस की रैंकिंग देनी पड़ती है. इंडिफरेंस कर्व हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि यानी कि मुझे ए गुड पसंद है ओवर द बी, या मुझे बी पसंद है ओवर द सी, यानी कि आप रैंकिंग करते हैं गुड्स की. लेकिन इंडिफरेंस कर्व में हम सिर्फ कितने गुड्स की बात करते हैं, 2 गुड्स की बात करते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कंज्यूमर रैंक्स प्रेफरेंसेस ओवर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स. तो उसी के अकॉर्डिंग उसके कॉम्बिनेशन चूज करेगा ना, कि ए के कितने यूनिट्स कंज्यूम करने हैं, बी के कितने करने हैं. इस तरीके से वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाता है, ऐसे ए बी सी डी. राइट. अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन जब उसको मिल गए हैं, अब वो क्या करेगा, उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेगा. ठीक है. तो सेकंड स्टेप क्या होगा, कंज्यूमर प्लॉट्स कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम सेटिस्फेक्शन. तो इस तरीके से वो क्या करेगा, यहाँ पर अपने प्लॉट कर लेगा. और आपको पता है कि जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं ऑन द सेम कर्व, वो उसको सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. तो सेकंड स्टेप ये हो गया. अब क्या है, थर्ड स्टेप इज कि आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग मिला, कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व फॉर्म हुआ ये आपका, है ना. और देन उसके बाद क्या होता है, द कंज्यूमर रीचेज इक्विलिब्रियम वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व. अगर हम यहाँ पे बजट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, तो जहां पे मेरा बजट लाइन टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व है, वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. डी हमारा आएगा सबसे लास्ट स्टेप. अकॉर्डिंगली हमारी जो करेक्ट सीक्वेंस वो दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सबसे पहले ऑप्शन बी, देन पहले बी आएगा, देन ए, फिर सी, और उसके बाद में लास्ट में हमारे पास आएगा डी. चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन. व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? फिजिकल इनपुट्स, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आप अपनी प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फिजिकल आउटपुट जो गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फिजिकल आउटपुट्स हो गए. सो फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप, टेक्निकल रिलेशनशिप या इंजीनियरिंग रिलेशनशिप को प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है. अब इसके कुछ फीचर्स हैं. फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूटेबिलिटी. सो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इनपुट्स आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, दे आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन अनदर. ठीक है. कॉम्प्लीमेंटैरिटी, दो या दो से ज्यादा इनपुट्स जो है, दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आप इकट्ठे यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए. एंड लास्ट इज स्पेसिफिसिटी, और यू कैन से स्पेशलाइजेशन. सो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इनपुट्स आप यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए, दे शुड बी स्पेसिफिक, स्पेशलाइज होने चाहिए उस पर्टिकुलर आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. राइट. देन वी हैव सम assumptions फॉर प्रोडक्शन फंक्शन. सो ये माना जाता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो डिविजिबल हो. डिविजिबल यानी कि जो आप अपने इनपुट्स हैं उनको आउटपुट में एडजस्ट कर सके. ठीक है. पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है. ये माना जाता है कि जो टेक्निकल नॉलेज है वो कांस्टेंट रहेगी, और प्रोड्यूसर जो है बेस्ट टेक्निक यूज कर रहा है जो अवेलेबल है. ठीक है. तो ये assumptions प्रोडक्शन फंक्शन में कंसीडर की जाती है. आगे देखिए, जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जाता है. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट का रिलेशनशिप शॉर्ट रन पीरियड में, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन पीरियड में फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप. अब ये शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड क्या है यहाँ पर? शॉर्ट रन पीरियड जहां पे वन फैक्टर को वेरिएबल कंसीडर किया जाता है और बाकी के सभी फैक्टर्स को फिक्स्ड लिया जाता है. ठीक है. जैसे हम दो फैक्टर्स अगर कंसीडर कर रहे हैं, लेबर और कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है. लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सभी वेरिएबल होते हैं. ठीक है. लेबर और कैपिटल ये सभी वेरिएबल है. तो ये एक्सप्रेशन हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का है. फिक्स्ड रेशियो की अगर हम बात करते हैं, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कैपिटल लेबर रेशियो हमारी चेंज होती है विद द चेंज इन आउटपुट. यानी कि अगर आप वन मोर यूनिट ऑफ लेबर इंसर्ट करते हैं, वन मोर यूनिट ऑफ लेबर अप्लाई करते हैं, तो कैपिटल लेबर रेशियो हमारी चेंज हो जाती है विद द चेंज इन आउटपुट. लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. राइट. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को इसीलिए वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को फिक्स प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो चेंज हो रही है तो वो वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप है. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर रेशियो हमारा चेंज नहीं होता, कैपिटल लेबर रेशियो चेंज नहीं हो रही है. दैट इज व्हाई इट इज अ फिक्स प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स की बात करें, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में देयर आर बैरियर्स फॉर द फर्म टू एंटर एंड टू शट डाउन, बट एग्जिट कर सकता है.
ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में फर्म्स कैन इजीली एंटर एंड एग्जिट। और स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, यानी कि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है फर्म्स की, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में वो चेंज नहीं होती है, लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में दे हैव सफिशिएंट टाइम टू चेंज देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, टू चेंज देयर स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो इट चेंजेस विद द चेंज इन द आउटपुट। अब लॉ कौन सा ऑपरेट होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो है वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में प्रिवेल करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का लॉ है, और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का लॉ है। Now we have some different forms of production function. सबसे पहला है linear homogeneous production function. So linear homogeneous production function अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या कहता है? Linear homogeneous production function कहता है कि जब आप अपने सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, सभी इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज करते हैं, उसी प्रोपोर्शन में अगर आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है तो वो हमारा लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। अगर आप सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 10% से इंक्रीज लेके आ रहे हैं, आउटपुट में भी 10% से इंक्रीज आ रहा है, तो वो क्या है? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। और इस फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की जो डिग्री होती है वो इक्वल टू 1 होती है। नाउ कॉफ-डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट फेमस लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन विद द डिग्री 1, और यू कैन से यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होती है। और कॉफ-डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन सिर्फ दो इनपुट्स को ही कंसीडर करता है, दैट इज लेबर एंड कैपिटल, और ये जो इनपुट्स होते हैं दे कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। राइट, कॉफ-डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन का एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्रेशन हमें 3 डिफरेंट फॉर्म्स देता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस एक्सप्रेशन की सारी नोटेशंस और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। राइट, सो यहाँ पे Q और यू कैन से Y जो है ये टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट आपको बताता है। ठीक है, कैपिटल A हमारा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, सो कैपिटल A, अल्फा और बीटा ये सब पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। L हमारा क्या है? यहाँ पे लेबर इनपुट है, और K क्या है? कैपिटल है हमारा। ठीक है, अल्फा क्या है? अल्फा जो है हमारा आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है, और बीटा जो है कोफिशिएंट इलास्टिसिटी और यू कैन से आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब क्या डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं यहाँ पर, इसके बेसिस पे, इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। सो अगर अल्फा और बीटा का समेशन ग्रेटर देन 1 है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। अल्फा और बीटा का समेशन अगर इक्वल टू 1 है तो वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। अल्फा और बीटा का समेशन अगर लेस देन 1 है तो इट इज कंसीडर्ड एज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कैसा सवाल पूछा जा सकता है आपसे? आपको प्रोडक्शन फंक्शन का एक्सप्रेशन दिया जाएगा, ठीक है, और आपको बताना होगा कि कौन से टाइप ऑफ रिटर्न्स टू स्केल यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अल्फा और बीटा का समेशन करना है। सो यहाँ पे अल्फा क्या है हमारे पास? 0.6 और बीटा क्या है? 0.8। तो इसका समेशन क्या आया? 1.4। सो अल्फा प्लस बीटा का समेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 है, सो दिस इज द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 1। तो सिंपली आपको समेशन करके बताना है यहाँ पर, राइट। Now further we have few terms, total product, average product and marginal product. Total product क्या होगा? Total output जो आपका निकल के आ रहा है by using the factors of production. ठीक है, total product को summation of marginal product भी बोलेंगे। marginal product क्या है? जो additional increment हो रहा है आपके total product में जब आप एक और unit employ कर रहे हैं अपने production के लिए। कैसे निकालेंगे? MP is equal to delta TP divided by delta N, यानी कि change in total product divided by change in number of units, और average product क्या होगा आपका? Total product divided by units of the variable input. ओके, अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमारा लॉन्ग रन पीरियड में प्रिवेल करता है। लॉन्ग रन पीरियड इज जहां पे सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है दे कैन बी चेंज, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल नेचर के होते हैं। अब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या बताता है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोलता है कि जब आप सभी के सभी इनपुट्स को, सभी के सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेम प्रोपोर्शन से बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से आउटपुट और स्केल ऑफ इनपुट्स में क्या रिलेशनशिप एग्जिबिट होता है लॉन्ग रन में, उसे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेम प्रोपोर्शन से बढ़ाने पर आउटपुट और इनपुट के बीच में लॉन्ग रन में क्या रिलेशनशिप एग्जिबिट हो रहा है, दैट रेफर्स टू लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब वो 3 फॉर्म्स में आ सकता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एंड थर्ड वन इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। नाउ व्हाट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल? जब आप अपने इनपुट्स को 10% से बढ़ा रहे हैं लेकिन जो आपके आउटपुट में इंक्रीज आ रहा है वो 20% से आ रहा है।
ठीक है ना, जो आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेस मोर देन इन प्रोपोर्शनेट टू एन इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, दैट रेफर्स टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या हुआ, जब आप अपने सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 10% से बढ़ा रहे हैं और आपका आउटपुट भी 10% से बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसे लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी बोला जाता है। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होगा, कि सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सभी इनपुट्स जो हैं वो 10% से इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो 5% से इंक्रीज हो रहा है, तो दिस रेफर्स टू एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। Okay, next law we have is law of variable proportion. So this law operates only in the short run. अभी हमने डिस्कस किया. So law of variable proportion क्या कहते हैं? Law of variable proportion में एक फैक्टर हमारे पास वेरिएबल होता है, यहाँ पे लेबर कंसीडर किया जाता है, और बाकी के फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड होते हैं. फिक्स फैक्टर में आप कैपिटल कंसीडर करके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर आप एक फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है ना, उसी की क्वांटिटी को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है. सो एक फैक्टर की क्वांटिटी को जब आप इंक्रीज करते हैं कीपिंग द अदर फैक्टर्स फिक्स्ड, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है उस पर्टिकुलर फैक्टर की वो इवेंचुअली डिक्लाइन कर जाती है, ऐसा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है, ठीक है. कुछ assumptions है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की. एवरी लॉ हैज सम assumptions, तो यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की भी कुछ assumptions है. सो जिस टाइम पीरियड में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइम पीरियड की टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं, तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी कांस्टेंट, ठीक है. वन फैक्टर वेरिएबल है एंड अदर्स आर फिक्स्ड, ये अज्यूम किया जाता है. होमोजीनियस फैक्टर यूनिट्स है, यानी कि जो सभी यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं दे आर आइडेंटिकल इन नेचर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, राइट. तो उसके बाद नेक्स्ट assumption है कि फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट ही कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है जी. देन इस लॉ के बहुत सारे ऑल्टरनेट नेम्स हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी. सो ये सभी ऑल्टरनेट नेम्स आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के याद रखने हैं. अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है हमें 3 फेजेस देता है, 3 फेजेस में ऑपरेट करता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है. अब इन सभी फेजेस में टीपी, एमपी और एपी का क्या रिलेशनशिप रहता है वो अब हम डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट स्टेज यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर वाला जो स्टेज है, यहाँ पर टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, और एट द सेम टाइम एमपी और एपी भी इंक्रीज करता है. यहाँ तक आप देखिए पॉइंट ए तक टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, और ये वाला जो पॉइंट है जहां तक टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, उस पॉइंट के बाद टीपी इंक्रीज करना शुरू करेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट, जहां से हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर वाला स्टेज स्टार्ट हो जाता है. सो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है. जिस पॉइंट के बाद टीपी हमारा इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट पे, वो हमारा पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाया जाता है, ठीक है जी. सो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में देखा आपने, और साथ ही जो फर्स्ट स्टेज है हमारी वो एंड करती है जब हमारा ईएपी रीच करता है हाईएस्ट पॉइंट पर, राइट. देन कम्स द डिमिनिशिंग रिटर्न्स. डिमिनिशिंग रिटर्न्स में मैंने बताया टीपिंग इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट पे, एमपी एपी दोनों डिमिनिश करते हैं, और इस स्टेज का एंड कब होता है, जब एमपी जीरो होता है और टीपी मैक्सिमम पॉइंट पर होता है. और ये वही स्टेज है जहां पे प्रोड्यूसर हमेशा ऑपरेट करना चाहता है. प्रोड्यूसर ऑलवेज प्रेफर्स टू ऑपरेट एट दिस स्टेज, यानी कि सेकंड स्टेज. देन कम्स द नेगेटिव रिटर्न्स. नेगेटिव रिटर्न्स में सब कुछ डिमिनिश, टीपी भी डिमिनिश हो रहा है, एपी भी डिमिनिश हो रहा है, और एमपी इवन नेगेटिव हो रहा है, ठीक है. इसके बाद एपी और एमपी का रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा एमपी है और ये हमारा एपी है. सो एपी भी राइज कर रहा है, एमपी भी राइज कर रहा है, तब हमारा एमपी जो होता है वो ग्रेटर देन एपी होता है. उसके बाद एपी जब मैक्सिमम पर पहुंच जाता है तो एमपी इज इक्वल टू एपी होता है, और या आप इसको स्टेज को ये भी कह सकते हैं, एमपी कर्व कट्स द एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट. और जब एपी फॉल करता है एमपी भी फॉल करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एमपी इज लेस देन एपी. एंड देयर में बी अ सिचुएशन की एमपी डिक्रीज कर रहा है एंड एपी इंक्रीज कर रहा है, बट इसका ऑपोजिट इट कैन नेवर बी हैपेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन. वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन बतानी है. सो करेक्ट इक्वेशन यहाँ पर ऑप्शन 2 है हमारे पास, ठीक है. क्यू यानी कि क्या आइडेंटिफाई करता है, क्यू यानी कि आउटपुट ये डिपिक्ट कर रहा है. ए यानी कि एफिशिएंसी लेवल, जो हमारा एक पैरामीटर हम यूज करते हैं. एल यानी कि लेबर, के मींस कैपिटल, और अल्फा बता रहा है कि अगर मैं लेबर को इंक्रीज करता हूं तो आउटपुट कितने से चेंज कर रही है, तो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है, और बीटा जो है वो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल है, यानी कि अगर कैपिटल में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो आउटपुट किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है. सो करेक्ट यहाँ पे इक्वेशन जो है वो है ऑप्शन नंबर 2. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन एज Q is equal to minus L to the power 3 plus 5L to the power 2 plus 10L.
सो यहाँ पर आपको आउटपुट गिवन है और आपको बताना है विच लॉ ऑफ प्रोडक्शन इज रिवील्ड बाय दिस प्रोडक्शन फंक्शन। से जिन्होंने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले पीवाई क्यूज के थ्रू अटेम्प्ट किया होगा, पीवाई क्यूज के थ्रू, तो उनको तो बहुत ईजी रहा होगा, वो इजीली अटेम्प्ट कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को। बट जिन्होंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा, इस क्वेश्चन से पहली बार रूबरू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो जो हमारे एस्पिरेंट्स जो हमें देख रहे हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर हम समझते हैं कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो आपको बताना है कि प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके की है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, या फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। और मार्जिनल प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू द लेबर। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं डिफरेंशिएट द इक्वेशन आउटपुट, आउटपुट की इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द लेबर। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, -3l² हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 10l हो जाएगा, +10 हो जाएगा। हमने क्या किया, 3 को आगे लेके आए, ठीक है, l² रह गया, 2 को आगे लेके आए, 5 इंटू 5 2 ज़ा 10, l +10 हो गया। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू लेबर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप क्या करिए, अब आपने क्या करना है कि किस तरीके की यहाँ पर इसी मतलब किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि लेबर की ना डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे। पहले 0 पुट करेंगे, तो जब आपने लेबर की वैल्यू 0 पुट करी इस इक्वेशन के अंदर, तो एमपी देखिए हमारे पास क्या आया, -3, ठीक है, 0 का स्क्वायर +10, 0 +10, तो क्या बचा, सिर्फ 10 बचा। तो जब लेबर 0 है तो मार्जिनल प्रोडक्ट 10 है। फिर आप क्या करिए, लेबर की वैल्यू 1 पुट करिए। ठीक है, इस तरीके से हम ये तरीका बता रही हूँ कि इस तरीके से इन क्वेश्चंस को जो है कंसेप्चुअली सॉल्व किया जाता है। 1 पुट करिए, एल की वैल्यू 1 पुट करिए, तो हमारे पास आएगा 17, आप पुट करके देखिएगा जरूर। फिर उसके बाद 2 वैल्यू पुट करिए तो हमारे पास आएगा 18। ठीक है, आप 3 वैल्यू पुट करिए, अब हम यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करते हैं, तो एमपी इज इक्वल टू -3, 3 की पावर 2 +10 इंटू 3 +10। तो यहाँ पर देखिए क्या बना हमारे पास, -27 +30 +10। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 40 -27 कितना बना, 13, तो 13 वैल्यू आ रही है। ठीक है, फिर ऐसे ही आपने 4 पुट करनी है वैल्यू, तो हमारे पास आएगी 2, 5 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -15। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब 0 से लेके 2 तक मूव कर रही हूँ तो एमपी हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं 2 से 3 पर आई या 4 पर आई, तो मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद हमारा नेगेटिव में चले गया। तो ये किस तरीके का पैटर्न है, कहाँ फॉलो किया जाता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में। ऐसे ही कहते हैं ना कि आप जैसे जैसे लेबर को बढ़ा रहे हो, वैसे एक बार तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट आपका फॉल करना शुरू कर देता है, डिमिनिश करना शुरू कर देता है। और एक बार ऐसा होता है जब बहुत ज्यादा आप लेबर का यूजेज कर रहे हो, तो वो नेगेटिव रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कौन सा पैटर्न कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। लिस्ट 1 में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स गिवन है, प्रोडक्शन फंक्शन, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और लिस्ट 2 में कॉरेस्पॉन्डेंस, हमें उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है, फॉर्मूलाज गिवन है, और अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट मैचिंग यहाँ पर देनी है। सो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल आउटपुट एंड द फिजिकल इनपुट्स, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यूज करके जो आपका टोटल आउटपुट निकल के आ रहा है, उनके रिलेशनशिप को, टेक्निकल रिलेशनशिप को हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पर देखिए लिस्ट 2 में कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन को जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ पे जो 4th नंबर पे हमें गिवन है, Q यानी कि टोटल आउटपुट इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ, जो डिफरेंट फैक्टर्स यूज किए गए हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उससे जो आपका टोटल आउटपुट जस्टिफाई हो रहा है वो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा। देन एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो एवरेज प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। सो बी हमारा मैच होगा 3 के साथ। मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो जो डिफरेंस आ रहा है हमारा टोटल प्रोडक्ट के दो डिफरेंट यूनिट्स में, हर बार यूनिट बढ़ाने पर वो डिफरेंस हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट को जस्टिफाई करता है। सो सी हमारा मैच होगा 2 के साथ। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात करें
तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हमारा ये वाले एक्सप्रेशन के साथ जा रहा है, यानी कि किसी एक फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो आपको जो उसकी डिग्री मिलेगी वो इक्वल टू 1 मिलेगी, तो वो हमारा जस्टिफाई करता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को। सो डी हमारा मैच होगा 1 के साथ अकॉर्डिंगली। सो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे हमें दे रहा है ऑप्शन नंबर 4, और यही हमें ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया था। सो थियरी ऑफ प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है थियरी ऑफ कॉस्ट का, जिसके अंडर हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स की बात करेंगे। पहले हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व हमारे पास है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहती है कि कॉस्ट आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट में जितना मर्जी चेंज आ जाए, आप चाहे 0 यूनिट्स बना रहे हैं, चाहे आप 10 यूनिट्स बना रहे हैं, चाहे आप 100 यूनिट्स बना रहे हैं, आपकी कॉस्ट सेम इंकर होगी। ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल है रेंट, अगर आप 6000 रेंट पे कर रहे हैं किसी भी गोडाउन का, आप फिर वहां पे चाहे 100 यूनिट्स रख रहे हैं, चाहे आप 1000 यूनिट्स रख रहे हैं, आपको सेम रेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन द सेम वे इंश्योरेंस भी हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल है। देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सो इट चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। इसकी शेप कैसी होती है? इन्वर्टेड एस शेप होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की शेप कैसी इन्वर्टेड एस शेप है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, अपवर्ड स्लोपिंग है। इनिशियली जो है ये फ्लैटर होती है एंड लेटर ऑन ये स्टीपर होती है। ठीक है, इनिशियली जो टीवीसी है हमारी इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट पे, बट आफ्टर सम टाइम इट इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल, पावर, ये सब टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल है। टोटल कॉस्ट क्या हो गया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का समेशन हो गया। ठीक है जी। एंड द चेंज इन द टोटल कॉस्ट आर डिटरमाइंड बाय द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस हैं इट आर डिटरमाइंड बाय द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम है, तो जो चेंजेस आ रहे हैं टोटल कॉस्ट में वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही होंगे। और टोटल कॉस्ट हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टेड एस शेप है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी वाई एक्सिस। देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सो वो कॉस्ट जो नाइदर परफेक्टली वेरिएबल होती है नॉर एब्सोल्युटली फिक्स्ड होती है, कुछ पीरियड तक फिक्स्ड रहती है फिर उसके बाद वो वेरिएबल नेचर की हो जाती है, इसलिए इसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। कि सब हम शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द यूनिट, जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसकी शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इट गोज ऑन डिमिनिशिंग विद द इंक्रीज इन आउटपुट, बट इट नेवर बिकम जीरो, ये आपको याद रखना है, यानी कि एक्स एक्सेस को कभी भी टच नहीं करती है ये। एंड यू शेप की नहीं होती है, कैसी है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ आउटपुट। सो हमारे पास जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये कैसी है? यू शेप की होती है। ठीक है, द कर्व विल फर्स्ट फॉल देन रीच अ मिनिमम एंड देन राइज अगेन। देन कम्स दी एवरेज टोटल कॉस्ट, और यू कैन से एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समेशन, या आप कह सकते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये भी यू शेप की होती है, एटीसी कर्व फर्स्ट फॉल्स रीच इट्स मिनिमम एंड देन राइजेस। ठीक है, और जो रीजन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के यू शेप होने का, उसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि एडिशनल जो कॉस्ट आपकी इंकर हो रही है एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने पर, वो हमारी होगी मार्जिनल कॉस्ट। और जो हमारी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट होती है उनको हम प्लांट कर्व्स भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ हमारे पास एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और हमेशा याद रखना कि रिलेशनशिप से रिलेटेड कभी भी एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप हमेशा डायग्राम के थ्रू उन्हें अटेम्प्ट करिए। डायग्राम अगर आपके माइंड में बैठ गया है ना, तो रिलेशनशिप से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इवन जो भी कॉन्सेप्ट है ना इकोनॉमिक्स का, वो हमेशा डायग्राम बेस्ड होना चाहिए आपका, आपके माइंड। बात करें एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप की, तो यहाँ डायग्राम में आप देखिए ये है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट और यहाँ पर है हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट, और यू कैन से एवरेज कॉस्ट। आप यहाँ पर देखिए जब हमारा एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है तो यहाँ पर एमसी एसी से कम है, और जब हमारा एसी मिनिमम पर पहुंच गया है तो यहाँ पर एसी एमसी के इक्वल है, और यू कैन से एमसी कट्स एसी फ्रॉम बिलो। और जब हम एसी डिक्रीज कर रहे हैं, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, सॉरी, जब एसी इंक्रीज कर रहा है तो हमारा जो एमसी है इट इज ग्रेटर देन एसी, और यू कैन से एमसी कर्व राइजेस स्टीपली देन एसी। नाउ कमिंग टू द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स में हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन में क्या होता है कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, तो किसी भी तरह की डिस्टिंक्शन नहीं होती है यहाँ पे वेरिएबल और मार्जिनल को लेके।
ठीक है। सो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या कहता है कि टोटल कॉस्ट जो आपकी इंकर हुई है फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। शेप कैसी होती है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की? एस शेप होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑल बट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट कर्व है, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द लेवल ऑफ आउटपुट इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे डिराइव होती है? इट इज डिराइव फ्रॉम द टेंजेंसी ऑफ ऑल द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास बहुत सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं। इनका जो टेंजेंट है, इनके सभी टेंजेंट्स को मिला के हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिलती है, इसलिए इसे इन्वेलप कर्व भी बोला जाता है। ठीक है, और प्लानिंग कर्व भी बोला जाता है। और जो हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, ये यू शेप कर्व होती है। देन कम्स द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। सो व्हाट इज दिस कि जो एडिशनल आपकी कॉस्ट इंकर हो रही है बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी लॉन्ग रन में, वो हमारी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है। और इसे कैसे डिराइव किया जाता है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन एलएसी एंड एसएसी। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की जो टेंजेंसी है, वहां से हमें मिलती है हमारी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। और ये भी यू शेप की होती है हमारे पास। ठीक है, और इनका जो यू शेप है उसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल यहाँ पर ऑपरेट करता है। ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, उनकी यू शेप देखने को मिलती है। और ये जो फॉलिंग पार्ट है हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, ठीक है, यहाँ पर ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को डिपिक्ट करता है, प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और ये जो हमारा इंक्रीजिंग पार्ट है, ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट वन में कुछ कॉन्सेप्ट्स गिवन है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। लिस्ट टू में उनके कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर्मूलाज गिवन है, लेकिन आपको करेक्टली मैच करने हैं उस कॉन्सेप्ट को उसके करेक्ट फॉर्मूला से। सो टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज आपने कंज्यूम किए, उसका आपने क्या कर दिया? टोटल कर दिया। तो जो यूटिलिटी का टोटल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मतलब यानी कि कितना बेनिफिट आपको हुआ, कितना फायदा आपको लग रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला की बात करें तो हम टोटल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी से भी डिराइव कर सकते हैं। तो जो हर एक यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो डिफरेंस है, उसका हम समेशन अगर कर देंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है। तो समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज इज इक्वल टू द टोटल यूटिलिटी। सो ए हमारा मैच होगा वन के साथ। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे करेक्ट आंसर्स में, तो जो ऑप्शन थ्री है उसी पर्टिकुलर ऑप्शन में ए वन के साथ मैच हो रहा है। आगे देखते हैं कि क्या यही ऑप्शन हमारा करेक्ट निकलेगा। देन मार्जिनल यूटिलिटी की बात करो तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी ऑफ द प्रीवियस यूनिट जो आपने कंज्यूम किया प्रीवियस, और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट एक और अगर आप कंज्यूम कर रहे हो उसका डिफरेंस, तो वो क्या हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। तो बी हमारा टू के साथ मैच हो रहा है। देन एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट को आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से या क्वांटिटी से, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। अकॉर्डिंगली सी मैच होगा हमारा फोर के साथ। देन मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? चेंज, डिफरेंस। ठीक है, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस, जो भी आपने किया है उसका। सो मार्जिनल कॉस्ट हमारा मैच होगा थ्री के साथ। सो यहाँ पर देख लीजिए करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन थ्री ही मिल रहा है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर थ्री। बहुत ही सिंपल था ना। अगले सवाल पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट? मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमेशा उसको डायग्राम से सॉल्व करिए। अब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है आपको। ठीक है, स्टेटमेंट्स उन्हीं से रिलेटेड गिवन है, तो सबसे पहले आपके पास डायग्राम होना चाहिए। तो इस तरीके का डायग्राम बनता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का, दोनों यू शेप की होती है। राइट। अब यहाँ पर आप देखिए स्टेटमेंट्स को पढ़िए और अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पर गलत है और कौन सा सही है। So first given है when marginal cost is falling, marginal cost is falling, the rate of fall in MC is greater than that of the AC। बिल्कुल marginal cost जिस रेट से डिक्रीज कर रही है वो ज्यादा है रादर देन एसी, क्योंकि एसी अभी भी देखिए डिक्रीज कर रही है। तो फर्स्ट जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट व्हेन एमसी इंक्रीजेस, एमसी जब इंक्रीज कर रही है एसी भी इंक्रीज कर रहा है, देखिए यहाँ पर आप, बट लोअर रेट पे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि द रेंज ऑफ आउटपुट वेयर एमसी बिगिंस टू इंक्रीज, जब एमसी ने इंक्रीज करना शुरू किया था एसी तब भी डिक्रीज कर रहा था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। देन गिवन है व्हेन एसी इज कांस्टेंट एसी इज लेस देन एमसी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जब एसी कांस्टेंट है तो यहाँ पर एसी एमसी के इक्वल होगा। राइट। और फोर्थ गिवन है
MC curve intersects AC curve at its minimum. यहाँ पे देखिए जो MC कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है AC को उसके मिनिमम से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है बिकॉज जब AC कांस्टेंट है तो MC इज इक्वल टू AC होता है, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कैन नॉट बी यू शेप. इनमें से कौन सी कर्व्स यू शेप की नहीं होती हैं? Number one, option number one is average variable cost curve. Option two, average fixed cost curve. Option three, average cost curve. And option four, margin cost curve. So again, curve से related question है, तो again आपके mind में graphical image आ जानी चाहिए सभी जितने भी curves हैं सबकी, right? So यहाँ पर देखिए हमारे पास average variable cost ये भी U shape है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये भी हमारी यू शेप है, एवरेज कॉस्ट कर्व वो भी हमारी यू शेप है, लेकिन जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कैसी होती है? वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, राइट. देखिए सिंपली अगर मैं बात करूँ तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसी है? फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होती है? इट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट. जितना मर्जी आउटपुट है फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने उतनी ही पे करनी है. और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मतलब पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी. अब जैसे जैसे आउटपुट हमारा बढ़ेगा तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी डिक्रीज होगी ना, क्योंकि पर यूनिट है. तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी कंटिन्यूसली डिक्रीज करेंगे एंड फॉर्मिंग अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है हमारा. बट आप यहाँ पे देखिए इट नेवर राइजिंग अगेन, बढ़ेगी नहीं ये. तो विच रूल्स आउट द यू शेप, तो इसलिए यू शेप नहीं है, इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. लेकिन और बाकी जो जितनी भी कर्व्स हैं हमारी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये सभी हमारी यू शेप फॉर्म करती हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2. सो थियोरी ऑफ कॉस्ट के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिवेन्यू कॉन्सेप्ट्स. सो रिवेन्यू कॉन्सेप्ट्स में हम डिफरेंट रिवेन्यू के रिलेशनशिप्स की बात करेंगे. छोटा सा टॉपिक है. व्हाट इज रिवेन्यू, सेल रिसिप्ट्स और सेल प्रोसीड्स. इसमें टोटल रिवेन्यू क्या है? जो टोटल मनी आपको रिसीव हो रही है फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट. और एवरेज रिवेन्यू क्या है? टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस. और मार्जिन रिवेन्यू क्या है हमारे पास? चेंज इन टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी. बहुत सिंपल है, जैसे हमने टीपी एपी एमपी की बात करी, टीसी एसी एमसी की बात करी, वैसे ही हमारे पास रिवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स आते हैं. अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की. तो ए आर एम आर और टी आर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो दो सिचुएशंस में देखा जाता है. अगर तो प्राइस कांस्टेंट है या प्राइस फॉल कर रहा है विद द रेज इन आउटपुट. सो अगर प्राइस कांस्टेंट है तो हमारा ए आर एम आर के इक्वल होता है और टी आर हमारा इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट पे, ठीक है. और अगर हमारा प्राइस फॉल कर रहा है विद द रेज इन आउटपुट तो हमारा ए आर और एम आर जो होते हैं वो दोनों डाउनवर्ड स्लूपिंग होते हैं, ठीक है. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और एम आर ए आर बोथ डिक्लाइन, बट एम आर जो है वो रैपिडली फॉल करता है देन ए आर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और ए आर कर्व फ्लेटर होता है देन एम आर. एम आर जीरो भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ए आर जो है वो कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करता, यानी कि कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है. और यहाँ पे आप देखिए जब टी आर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो एम आर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है. जब हमारा एम आर जीरो है तो टी आर मैक्सिमम है, और जब एम आर नेगेटिव हो जाता है तो टी आर जो है हमारा डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, फॉल करना शुरू कर देता है. चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास रिवेन्यू कर्व्स और कॉस्ट कर्व्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जो आपको याद रखने हैं. सबसे पहला है कि अगर फर्म का टोटल रिवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, या फिर इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिवेन्यू एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर एवरेज रिवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है तो फर्म अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है जी. लेकिन अगर एवरेज रिवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो ये वाला पॉइंट हमारा शटडाउन पॉइंट होता है. शटडाउन पॉइंट का मतलब क्या है कि वो ऑपरेशनल लेवल है जहां पे फर्म को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने में, ठीक है ना. फर्म जो है अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है. अगर फर्म अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है तो फर्म को अपनी प्रोडक्शन को सीज कर देना है. वो वाला पॉइंट हमारा शटडाउन पॉइंट होता है, ठीक है. नेक्स्ट है टोटल रिवेन्यू. अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल आ जाता है तो फर्म को मैक्सिमम लॉस कितना होगा? फिक्स्ड कॉस्ट जितना, क्योंकि टोटल रिवेन्यू में से आपने अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस करना है और फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट भी करनी है. बट टोटल रिवेन्यू तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है. अब फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट तो आप कर नहीं पाए, तो लॉस कितना होगा आपको? फिक्स्ड कॉस्ट जितना, राइट. और अगर फर्म का मार्जिन रिवेन्यू मार्जिन कॉस्ट से ग्रेटर है तो फर्म जो है, फर्म के लिए प्रॉफिटेबल पॉइंट है अपना आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए. और अगर मार्जिन रिवेन्यू मार्जिन कॉस्ट से कम हो जाता है तो फर्म अपने आउटपुट को डिक्रीज करे. और फर्म अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू कौन से पॉइंट तक कर सकता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन जब तक अटेन नहीं कर लेता है. अब इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है? जब मार्जिन रिवेन्यू मार्जिन कॉस्ट के इक्वल होती है एंड मार्जिनल कॉस्ट का कट एम आर फ्रॉम बिलो, मार्जिन रिवेन्यू को बिलो से कट करे. और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन सभी मार्केट स्ट्रक्चर में प्रिवेल करती है, वेदर इट इज अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर और आइदर इट इज अ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर,
ठीक है, सो ये जो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, ठीक है, और नेक्स्ट जो है ये एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, ये सेकंड असेंशियल कंडीशन है, ठीक है जी। और ये ऑप्टिमम आउटपुट लेवल होता है जहां पे फर्म ऑपरेट करती है, बट इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये नहीं है दैट फर्म इज मेकिंग द प्रॉफिट्स। मैंने कहा ना कि ये ऑप्टिमम आउटपुट लेवल है, ऑप्टिमम आउटपुट लेवल यानी कि फर्म इज मैक्सिमाइजिंग देयर प्रोडक्शन एंड मिनिमाइजिंग देयर कॉस्ट, ठीक है जी। तो एक्चुअल पोजीशन जो है प्रॉफिट्स की वो किसके बेसिस पे पता चलती है, एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट का उसके बेसिस पे। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे अगर एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है देन फर्म इज मेकिंग द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आर आल्सो नोन एज इकोनॉमिक प्रॉफिट्स और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। अगर एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल है तो फर्म इज मेकिंग द नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशन में फर्म्स को क्या बोला जाता है, मार्जिनल फर्म, ठीक है जी। और अगर एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम है तो यहाँ पर फर्म इज मेकिंग द लॉसेस, यहाँ पे फर्म को इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है मार्जिन रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में। सो जब भी हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है और आपको मार्जिन रिवेन्यू कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है, मार्जिन रिवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू मल्टीप्लाई बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस 1 बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी के बेसिस पे हम एम जो है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है तो हमारा एम आपको ध्यान रखना है इक्वल टू 0 होता है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो एम हमारा पॉजिटिव होता है, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है तो एम हमारा नेगेटिव हो जाता है। चलिए जी अगले सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला करेक्टली शो द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ ना ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एग्जामिनर के ऑल टाइम फेवरेट होते हैं, जैसे यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो रिलेशनशिप है, या तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर उसके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि आपको करेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है इन ऑप्शंस में से। So margin revenue is equal to AR plus E minus 1. Average revenue is equal to margin revenue into E minus 1 upon E. Margin revenue is equal to AR into E minus 1 upon E, या फिर margin revenue is equal to AR plus E minus 1 upon E plus 1। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। करेक्ट फॉर्मूला आपको बताना है सिंपली यहाँ पर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहा है, और इसका रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो भी इक्वली आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ऑलिगोपोली की बात करेंगे। सो परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बाइज एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस गुड्स में डील कर रहे होते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म प्राइस रहता है यहाँ पर, इसलिए बायर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है, और एंट्री एंड एग्जिट बिल्कुल फ्री होती है, एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं। प्राइस टेकर्स होते हैं, प्राइस टेकर्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो फोर्सेज ऑफ मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वही प्राइस प्रिवेल करता है सभी इंडिविजुअल फर्म्स के लिए, इसीलिए यहाँ पर डिमांड जो इक्वल टू AR होती है, MR इज इक्वल टू प्राइस होता है। बायर्स की किसी भी तरह की प्रेफरेंस नहीं होती है बिकॉज गुड्स होमोजीनियस नेचर के होते हैं, और परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर्स की। डिमांड कर्व कैसी है यहाँ पे, पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक है। शॉर्ट रन में यहाँ पर सुपर प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स, लॉसेस प्रिवेल करते हैं, और शटडाउन पॉइंट कहाँ आता है, जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होती है, और लॉन्ग रन में हमेशा यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट्स प्रिवेल करते हैं। देन सेकंड कंपटीशन है हमारे पास मोनोपोली। मोनोपोली में क्या है, सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। अब जो सिंगल सेलर है वो यूनिक प्रोडक्ट में डील कर रहा होता है, इसलिए कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, हेंस जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो जीरो होती है। स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं एंट्री के न्यू फर्म्स के। अब सिंगल सेलर है तो मार्केट पावर पावर भी वो इंजॉय करता है, इसलिए वो प्राइस मेकर भी है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला फीचर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है, यानी कि लेस देन 1, और डिमांड कर्व जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। AR MR के रिलेशनशिप की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शॉर्ट रन में यहाँ पे सुपर प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स, लॉसेस प्रिवेल करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स के केस में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। बात करें कि मोनोपोली क्यों एग्जिस्ट करती है, तो बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है स्कार्स रिसोर्सेज के ऊपर, नेचुरल मोनोपोली है, लीगल मोनोपोली है, पेटेंट्स एंड कॉपी राइट्स है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, इस वजह से सिंगल सेलर, इसमें सिर्फ एक ही सेलर डील कर रहा है। तो कुछ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं मोनोपोली एग्जिस्ट होने के। अब काइंड्स ऑफ मोनोपोली की बात करें
तो सिंपल एंड डिस्क्रिमिनेटिंग, सिंपल मोनोपोली यानी कि सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है सभी कस्टमर से, और डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जा रहा है कस्टमर से। प्योर और यू कैन से एब्सोल्यूट मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट। प्योर मोनोपोली का मतलब क्या है कि सिंगल सेलर विद नो कंपटीशन, और इम्परफेक्ट मोनोपोली का मतलब है कि लिमिटेड डिग्री ऑफ मोनोपोली प्रेजेंट है। नेचुरल मोनोपोली नेचुरल कॉजेज से आती है, और लीगल मोनोपोली लीगल प्रोविजन से मिलती है, गवर्नमेंट ने दे दी। ठीक है, प्राइवेट एंड इंडस्ट्रियल ऑलिगोपोली की बात करें तो मोनोपोली फर्म अगर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स है तो वो होगी हमारी प्राइवेट मोनोपोली, और अगर उसे पब्लिक चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, तो वो क्या होगा हमारे पास पब्लिक मोनोपोली। टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली क्या हुई कि अगर फर्म जो है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी उसके पास है तो वो टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली हो गया। देन थर्ड कंपटीशन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट होते हैं, एंट्री एंड एग्जिट फ्री होती है, बट परफेक्ट कंपटीशन जितनी फ्री नहीं होती है। क्लोज सब्सटीट्यूट्स में यहाँ पर डील कर रहे होते हैं, ब्रांड वेराइटी होती है, मतलब जिन प्रोडक्ट्स में यहाँ पे डील कर रहे हैं, जैसे टूथपेस्ट के ही बहुत सारी वेराइटीज है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, परफ्यूम के ही बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में डील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो प्राइस कंपटीशन मतलब कि प्राइस को ना लेके उसके अलावा जो फैक्टर्स है, जैसे वन ऑन वन का ऑफर दे दिया, डिफरेंट डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पे सैंपल प्रोवाइड कर दिया, तो नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। फर्म्स जो होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं अपने प्रोडक्ट के, और फैक्टर्स जो होते हैं यहाँ पे नॉट मोबाइल इन नेचर होते हैं। डिमांड कर्व कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। एआरएमआर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिलेशनशिप्स में। शॉर्ट रन में यहाँ पे सुपर प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस प्रिवेल करते हैं, लॉन्ग रन में यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। देन कम्स द ओलिगोपॉली, फोर्थ मार्केट स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे फ्यू प्रोड्यूसर्स होते हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, फ्यू होते हैं बट बिग इन नेचर होते हैं, जैसे एयरलाइंस हो गए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होगी, ऑटोमोबाइल कंपनीज होगी, वो सब ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर के एग्जांपल हैं। सो ये होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड गुड्स में डील करते हैं, बट क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है यहाँ पर, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है, प्राइस वॉर्स को अवॉइड करते हैं, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में डील करते हैं। इनडिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कर्व होता है, बिकॉज जो फर्म्स होती हैं उनमें इंटरडिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके डिसीजन जो होते हैं, इसलिए किंग द डिमांड कर्व देखने को यहाँ पर मिलती है। एंट्री एंड एग्जिट की बात करें तो फ्यू बैरियर्स यहाँ पर होते हैं। देन टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली की बात करें तो ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन का मतलब है कि न्यू फर्म्स एंटर कर सकते हैं और compete कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और क्लोज का मतलब क्या हुआ कि एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। कॉल्यूसिव और कॉम्पिटिटिव की बात करें तो कॉल्यूसिव का मतलब क्या हुआ कि फर्म्स एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती है, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है। पार्शियल एंड फुल ओलिगोपॉली, पार्शियल का मतलब क्या है कि एक लार्ज फर्म डोमिनेट कर रही है पूरी इंडस्ट्री को, और फुल का मतलब क्या हुआ कि नो कोई प्राइस लीडरशिप नहीं होती, देयर इज नो प्राइस लीडरशिप इन द मार्केट। देन आता है हमारे पास सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड क्या मतलब होता है कि जब कोई स्मॉल ग्रुप या इंडिविजुअल जो है कंट्रोल करता है सेल ऑफ प्रोडक्ट को, और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि सभी फर्म्स टुगेदर जो है मिलकर डिसीजन लेती हैं, और जो सेल होती है प्रोडक्ट की या आउटपुट की या प्राइजेस की उससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। अब इनके अलावा हमारे पास कुछ और भी टर्म्स है कॉम्पिटिशन्स को लेके, जैसे डिओपॉली। सो ये सिचुएशन है जहां पे सिर्फ दो फर्म्स होती है मार्केट में, एंड इट इज अ सबसेट ऑफ ओलिगोपॉली। मोनोपोसोनी में सिंगल बायर है प्रोडक्ट और सर्विस का। ओलिगोपोसोनी का मतलब होता है स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स, एंड इट इज मोस्टली रेलिवेंट टू द फैक्टर मार्केट्स अगेन। और बायलेटरल मोनोपोली का मतलब है सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोसोनी मार्केट। Now let's talk about the King demand curve model. बहुत ही important model है oligopoly market structure का, which was developed by Paul M. Sweezy in 1939. This is a dual demand curve which is based on the likely reaction of the other firms. Oligopoly market structure का बहुत ही important feature है interdependence among the firms. So interdependence among the firms क्या कहते हैं कि firms को differently behave करना पड़ता है अपने rivalries के according, कि वो price जब cut कर रहे हैं या price को increase कर रहे हैं उसके according उन्हें differently behave करना पड़ता है। ठीक है ना, इंटरडिपेंडेंस है फर्म्स के अंडर। दैट इज वाई जो हमारा डिमांड कर्व है वो यहाँ पे इनडिटर्मिनेंट होता है, तो इसलिए हम ड्यूअल डिमांड कर्व को यहाँ पर स्टडी करते हैं। अब ड्यूअल डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि अगर कोई फर्म प्राइस को राइज करती है और बाकी अगर उसे फॉलो नहीं करते हैं तो कस्टमर्स क्या करेंगे, कस्टमर्स दूसरी फर्म्स के पास चले जाएंगे जिन्होंने प्राइस अपना नहीं बढ़ाया। तो यहाँ पे डिमांड कैसी होगी उस पर्टिकुलर फर्म के लिए, रिस्पॉन्सिव होगी, इलास्टिक होगी। ठीक है, और यही फर्म अगर प्राइस को लो कर देती है बट अगर बाकी उसे फॉलो नहीं करते हैं तो उस फर्म के लिए डिमांड कैसी होगी, फेयरली अनरिस्पॉन्सिव होगी, इन इलास्टिक होगी, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो किसी और फर्म के पास मूव नहीं करेंगे, राइवलरीज के पास मूव नहीं करेंगे। तो यही हमारा ड्यूअल डिमांड कर्व है, यहाँ पे हमारा किंग प्रिवेल करता है। ठीक है जी, सो जहां पे हमारा किंग प्रिवेल कर रहा है प्रिवेलिंग प्राइस पे, उसके अबव हमारे पास डिमांड इलास्टिक इन नेचर होती है, और उसके नीचे वाले पार्ट पे हमारी जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक नेचर की होती है।
सो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट। सो मार्केट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर गिवन है और इन मार्केट स्ट्रक्चर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने कौन से बेसिस पे लगाना है, जो फैक्टर आपको गिवन है वो है नंबर ऑफ सेलर्स। तो नंबर ऑफ सेलर्स के बेसिस पे आपको इन मार्केट स्ट्रक्चर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट मूव करना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट मूव करना है। पहले आपको बताना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स किस में है, फिर उससे कम किस में है, देन ऐसे ऐसे करते हुए आपने लार्जेस्ट टू लीस्ट पे जाना है। सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर सीक्वेंस सोच लिया होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या सीक्वेंस यहाँ पर रहने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बिकॉज यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके की एंट्री बैरियर नहीं होते, एग्जिट बैरियर्स नहीं होते हैं, और ना ही सेलर्स प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एंट्री एंड एग्जिट यानी कि कंट्रोल भी नहीं है किसी तरीके का, एंट्री एंड एग्जिट बहुत ईजी है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर होते हैं, तो लार्जेस्ट हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है, तो डी हमारा सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शंस में आप देख लीजिए, डी सबसे पहले यहाँ पर है। तो होपफुली हमें ऑप्शन वन यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल रहा है, बट स्टिल हम बाकी भी देख लेते हैं। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बट कंपैरेटिवली परफेक्ट कंपटीशन से कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है और कहीं ना कहीं सेलर्स जो है वो कंट्रोल कर ही लेते हैं प्राइस को। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। देन उसके बाद ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली यानी कि फ्यू सेलर्स होते हैं, और डिओपॉली नाम से ही क्लियर है, ओनली टू सेलर्स होते हैं। तो सबसे कम डिओपॉली में होगा, तो ए सबसे लास्ट में आएगा हमारे पास। तो सीक्वेंस करेक्ट यहाँ पर क्या रहने वाला है, डी सी बी ए। एंड जो ऑफिशियल आंसर की में हमें आंसर दिया गया था वो भी हमारा क्या है, ऑप्शन वन। सो ऑप्शन वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिमांड इक्वेशन इज गिवन बाय डिमांड इज इक्वल टू 10,000 माइनस पी एंड सप्लाई इक्वेशन इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 1000 प्लस 4p, इक्विलिब्रियम प्राइस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो इक्विलिब्रियम प्राइस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है, तभी इक्विलिब्रियम प्राइस फॉलो होगा। सो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई रहता है। सो डिमांड हमें गिवन है 10,000 माइनस पी, और सप्लाई हमें गिवन है 1000 प्लस 4p। सो सिंपली आप सॉल्व करिए p के लिए, तो ये बनेगा 10,000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 4p प्लस p। सो यहाँ पर आ गया 9,000 इज इक्वल टू 5p। सो p इज इक्वल टू 1800, 9,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, सो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास यहाँ पे आएगा 1800। सो इन ऑप्शंस में से 1800 हमें हम दे रहा है ऑप्शन नंबर टू। सो ऑप्शन टू इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर है। चलिए जी अगला सवाल, द किंग डिमांड कर्व थ्योरी ऑफ ओलिगोपॉली सजेस्ट दैट। सो किंग डिमांड कर्व पॉल ए स्वीजी ने इस थ्योरी को दिया था। सो उन्होंने अपनी थ्योरी में दो सिचुएशंस की बात करी, एक सिचुएशन की फर्म्स प्राइस इंक्रीज कर रही हैं और एक सिचुएशन फर्म प्राइस को डिक्रीज कर रही है। तो अगर तो एक फर्म प्राइस को इंक्रीज कर रही है तो राइवल फर्म्स उसको फॉलो नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा ना कि अगर क्योंकि अगर उसने भी प्राइस इंक्रीज कर दिया तो जो बाकी की फर्म्स हैं उसकी तरफ सारे के सारे कस्टमर्स मूव कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, तो फर्म जो है अपनी डिमांड खो देगी। ठीक है, तो ऐसे केस में डिमांड जो है वो हाईली इलास्टिक नेचर की हो जाएगी। ठीक, ये पैटर्न हमारा फॉलो होता है, इस तरीके की कर्व हमें देखने को मिलता है, इस तरीके का कुछ कर्व किंक देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो होती है ईडी हमारी ग्रेटर देन वन होती है और यहाँ पे ईडी हमारा लेस देन वन होता है। ठीक है, अब देखिए प्राइस अगर डिक्रीज करा तो राइवल फर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी फर्म को फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर एक प्राइस ने कम कर दिया तो सारे के सारे इसके पास शिफ्ट कर जाएंगे, तो बाकी फर्म्स को भी मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिमांड जो है इनइलास्टिक हो जाती है, क्योंकि बाकी फर्म्स ने भी प्राइसेस कम कर दिए, तो कंज्यूमर के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है स्विच करने का, तो ईडी लेस देन वन होती है। तो इसी तरीके से दो सिचुएशंस है यहाँ पर, तभी हमें किंक देखने को मिलता है। तो अब इन ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए कि किंक्ड डिमांड थियरी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट बनती है ओलिगोपॉली के अंदर। फर्म्स कैन फ्रीली रेज प्राइस विदाउट लूजिंग डिमांड, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप देखिए इलास्टिक और इन इलास्टिक नेचर है, तो डिमांड कहीं ना कहीं तो लूज होगी यहाँ पर।
नेक्स्ट, फर्म कट्स आर मैच्ड बाय राइवल्स बट प्राइस इंक्रीज आर नॉट। तो यही हमने कहा ना कि अगर प्राइस को कट कर रहे हैं, प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं, तो राइवल फर्म्स फॉलो करेंगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। प्राइस इंक्रीज आर मैच बट प्राइस कट्स आर नॉट, नहीं, अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो राइवल फर्म्स उसे फॉलो नहीं करेंगे, तो ये भी इनकरेक्ट है। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एट प्रिवेलिंग प्राइस, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो हमारी दो सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, एक ईडी ग्रेटर देन वन यानी कि हाईली इलास्टिक, और लेस देन इलास्टिक ईडी लेस देन वन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट नहीं है। सो ओनली वन स्टेटमेंट हेयर इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन टू। Coming to the next question, the type of market where few sellers are selling competing products to many buyers is known as option 1 monopoly, option 2 monopolistic competition, option 3 oligopoly and option 4 perfect competition. Again, बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। मोनोपोली में तो क्या होता है, हमारे पास सिंगल सेलर होता है, तो मोनोपोली तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वर्ड जो यूज किया गया है वो है फ्यू। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मेनी सेलर्स होते हैं। ओलिगोपॉली में होते हैं हमारे पास फ्यू डोमिनेंट फर्म्स, फ्यू सिग्निफिकेंट सेलर्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, फ्यू होते हैं बट मेजर सेलर्स होते हैं जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं बहुत सारे बायर्स को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ओलिगोपॉली बनेगा, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में भी हमारे पास मेनी सेलर्स का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। सो लिस्ट वन में आपको कुछ टर्म्स गिवन है, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, यानी कि सारे के सारे मार्केट स्ट्रक्चर के टर्म्स गिवन है आपको। और लिस्ट टू में आपको उनके डिस्क्रिप्शन गिवन है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन आपको उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के साथ करेक्टली मैच करनी है। सो मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली यानी कि सिंगल सेलर है और उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। सो ए मैच होगा हमारा टू के साथ। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन टू में ए टू के साथ मैच हो रहा है। यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर बन सकता है, बट हम स्टिल बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ठीक है, बाकी की टर्म्स भी देख लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन यानी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, मेनी सेलर एंड बायर्स है, सो बी हमारा मैच करेगा वन के साथ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो सी हमारा मैच करेगा थ्री के साथ। और ओलिगोपोली हमारा मैच करेगा फोर के साथ, जहां पे इंटरडिपेंडेंस होती है अमंग द फर्म्स, यानी कि हमारे पास क्या होते हैं, फ्यू सिग्निफिकेंट फर्म्स होते हैं, फ्यू डोमिनेटिंग फर्म्स होते हैं और एक दूसरे के साथ उनके जो डिसीजंस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर एक प्राइस को कम कर देता है तो दूसरे को भी कम करना पड़ता है। तो राइवलरीज के जो डिसीजंस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, तो स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस होती है। डी हमारा मैच करेगा फोर के साथ। सो हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। सो गाइज, ये था हमारा आज का महा रिविजन सेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट को लेके। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कवरेज आपके साथ हो गई है, मोस्टली सिलेबस की कवरेज हो गई है बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट की आज के सेशन में आपके साथ। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको डिस्कशन अच्छी लगी होगी। इफ यस तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे और आज के सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।